नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को संविधान दिवस 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को अपनाया था। हालांकि ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। आज 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। साल 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। तो इसी के साथ हम आज बात करेंगे कि भारत के संविधान में कृषि का शासन प्रबंधन या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कृषि का विकास किस प्रकार हुआ हमारे प्यारे भारत में। तो जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ तब कृषि की हालत काफ़ी ख़राब थी। हम इतना भी उत्पन्न नहीं कर पाते थे कि अपनी आबादी को पोषित कर पाए। 1940 से 1970 के बीच कई बार अकाल आए और भारतीय कृषि को काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ा। इसके बाद हमारे देश में काफ़ी तरीके की स्कीम्स लाई गई, जैसे कि ग्रो मोर फूड कैंपेन, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोग्राम्स लाए गए, इन कुछ लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। इन सब से क्या हुआ कि धीरे धीरे कृषि में बदलाव आता गया। उसके बाद आया हमारा हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। धान और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में उत्पन्न की गई, इसमें विकसित सिंचाई की गई और उन सब से क्या हुआ कि देश में कृषि विकसित हुई और उत्पादन बहुत बढ़ा। कृषि के क्षेत्र में ही हरित क्रांति के बाद आई हमारी पीली क्रांति। पीली क्रांति थी हमारी खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल में। उसके बाद आया ऑपरेशन फ्लड जो डेयरी इंडस्ट्री में आया। उसके बाद हमारा एग्रो प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, इन सब चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि देश में कृषि का विकास अलग अलग समय पे अलग अलग स्तर पर हुआ। तो हम बात करते हैं कृषि का भारत के संविधान में क्या स्थान है। भारत के संविधान में कृषि एग्रीकल्चर को शेड्यूल 7 की एंट्री 14 में एज अ स्टेट सब्जेक्ट रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार कृषि को स्टेट्स के पास रखना एक उचित निर्णय है, क्योंकि अलग अलग एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के अनुसार हर जगह की ज़रूरतें अलग होती हैं, वहाँ की रिसोर्सेज अलग होती हैं। इसलिए ये बेहतर है कि राज्य अपने रिसोर्सेज के अनुसार कृषि का डेवलपमेंट खुद करें। राज्य के नीति निर्देश तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 48 के अनुसार स्टेट्स को ये निर्देश दिया गया है कि वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर बढ़ावा दें। तो स्टेट सब्जेक्ट होने के कुछ फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये है कि जो भी स्टेट की स्कीम्स होंगी वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की जाएंगी, उनका फॉलोअप अच्छी तरह से लिया जा सकता है। जो हर स्टेट की प्रॉब्लम अलग होती है, हर स्टेट की ज़रूरतें अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि ऐसी स्कीम बनाई जा सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कि वो उन ज़रूरतों को पूरा करे जो वो स्टेट की हैं। तो एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स का के लिए स्कीम्स बनाई जाएंगी, तो लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोकल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो अच्छी तरह से उनको सॉल्यूशन मिलेगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि लोकल पीपल की हेल्प से उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में फ़ायदा मिले। दूसरा ये हो सकता है, इसी के साथ क्या होगा कि ऐसा करने से ज़्यादा लोगों तक वो स्कीम्स पहुंचेंगी और उनका फ़ायदा हो सकता है। तो जब लोकल लोगों की लोकल प्रॉब्लम्स होंगी तो लोग उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए उन स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे, तो एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये तो उसके स्टेट सब्जेक्ट होने के फ़ायदे थे। स्टेट सब्जेक्ट होने के कुछ
चैलेंजेस भी होते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो देखेंगे कि हमारी आधुनिक खेती अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जैसे कि इकोनॉमी से, ट्रेड से, इंडस्ट्री से, सर्विस सेक्टर से। तो अगर एक क्षेत्र में कोई निर्णय लिया गया तो उसका जो प्रभाव होता है वो दूसरे क्षेत्र पे भी पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अकेले आप कृषि को बढ़ा या घटा नहीं सकते, उसके ऊपर दूसरी चीज़ों का भी प्रभाव होता है। दूसरा ये है कि केंद्र के साथ जो स्कीम्स बन रही हैं कृषि से रिलेटेड, तो वो जब राज्यों तक आएंगी तो कई बार ऐसा होता है कि वो राज्य जो हैं उस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करते या ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो अगर सेंट्रल की कोई स्कीम्स है तो वो स्टेट्स की डिपेंडेंसी की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सही से इम्प्लीमेंट ही ना हो पाए। काफ़ी इनिशिएटिव्स अगर लिए जाते हैं तो वो हो सकता है कि वो काफ़ी इनफेक्टिव रह जाएं। नेक्स्ट ये है कि कंट्रोल स्टेट्स का ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, पर कई बार उसको स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से कुछ चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। हालांकि उसके स्टेट सब्जेक्ट होने के एडवांटेजेस कुछ ज़्यादा हैं, पर फिर भी कुछ रिकमेंडेशंस आए थे MS स्वामीनाथन की। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ने रेकमेंड किया था कि एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। स्टेट लिस्ट से हटाया जाएगा और कॉन्करेंट पे जाएगा तो उससे क्या होगा कि यूनियन गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन लेने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी और कुछ निर्णय वो अपनी तरफ से ले पाएंगे। ऐसा ही दलवाई कमेटी ने भी कुछ बोला था, उन्होंने बोला था कि फार्म मार्केटिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए। तो खैर इस तरीके की चीज़ें पहले हो चुकी हैं, पर फिर भी ये ज़रूरी है कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में तालमेल बिठाया जाए ताकि जो अच्छी स्कीम्स आ रही हैं वो किसी तरह इम्प्लीमेंट की जा सकें स्टेट लेवल पे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपने कुछ सीखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।